नमस्कार साथियों, एक बार पुनः गौरव ज्ञान धारा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओपीडी अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि कल वर्ण विचार की पहली कक्षा का प्रारंभ हो चुका है, आज हम चल रहे हैं, जैसा कि थंबनेल के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे होंगे, कक्षा 2 वर्ण विचार कक्षा 2। कल हमने स्वर के भेद और स्वरों के उच्चारण स्थान समय को लेकर बात की और पूरी वर्णमाला का अध्ययन इस कक्षा के माध्यम से आप तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया। और आज हम उसके आगे व्यंजनों को लेकर, व्यंजनों के भेद को लेकर यहां पर बात करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले कुछ पार्ट स्वर के अभी जो हैं, जो बाकी हैं, उसको लेकर भी अपन बात करने जा रहे हैं। एक बात और कि कल हमने जो कक्षा ली थी उसमें एक अ से आ अर्थात जो आ की जगह आप ई माने वो भूलवश स्लाइड के अकॉर्डिंग हो चुका था, उसको देख लें आप एक बार। और आज हम बात करने जा रहे हैं यहां पर सामान्य हिंदी में वर्ण विचार 2 कक्षा को लेकर बात करेंगे। ठीक है मित्रों, तो लीजिए इस कक्षा को प्रारंभ करते हुए बात करते हैं उच्चारण स्थान। अब देखिए हम स्वर की ही बात कर रहे हैं यहां पर और स्वरों को लेकर, जिसमें उच्चारण स्थान को लेकर बात करेंगे सर्वप्रथम। कल हम बात कर चुके हैं उच्चारण समय को लेकर, आज अपन बात आगे करेंगे उच्चारण स्थान को लेकर। देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के 2 भेद किए जाते हैं, जिसमें पहला भेद है अनुनासिक स्वर और दूसरा है निर्नुनासिक स्वर। ओके, तो देखिए अनुनासिक स्वर में यह होगा कि इन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख्य के साथ साथ नासिका द्वारा से भी निकलती है, नासिक द्वार से भी निकलती है। और अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। ध्यान रखें, अनुनासिक में क्या होगा कि चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। किसका होगा? चंद्र बिंदु का प्रयोग रहेगा। चंद्र बिंदु का अपन उपयोग जो है वो करते हैं, जैसे कहीं, मैं, है, आंखें। ठीक है ना, ये जो अनुस्वार है ये अपन इस तरह से ये जो उपयोग होंगे ये हमेशा अनुनासिक स्वर के जो है वो एग्जाम्पल कहलाएंगे। अनुनासिक स्वर मीन चंद्र बिंदु स्वर जो लगकर, ये जैसे ये आप उदाहरण देख पा रहे हैं, कहीं, मैं, है, आंखें, इस टाइप से। अर्थात इन्हें सानुनासिक स्वर भी कहा जाता है। अनुनासिक को सानुनासिक स्वर भी कहा जा सकता है। इसके लिए ये एक और ऑप्शन के रूप में आपके सामने एक वर्ण रहता है, जिसे हम अनुनासिक को सानुनासिक वर्ण भी कह सकते हैं। फिर है दूसरा पार्ट निर्नुनासिक स्वर। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि केवल मुख से बाहर निकलते हैं और जिन्हें नुनासिक कहते हैं, इन्हें अनुनासिक भी कहते हैं। ध्यान रखें, ये अनुनासिक अलग है, यहां पर जो वर्ड है निर्नुनासिक को अनुनासिक भी कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुनासिक। अनुनासिक भी कहते हैं, अथवा मौखिक स्वर भी कहा जाता है, जैसे सवार, बाट, कहीं, उगली। अब देखिए उगलती, अब यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां किसी भी प्रकार का कोई चंद्रबिंदु या अनुस्वार नहीं है। अर्थात यहां पर अपन बात करेंगे कि ये जो वर्ड है सवार, बाट, कहीं, उगली, इस तरह से ये वर्ड होंगे, ये जो है उगलती, ये निर्नुनासिक होंगे। ठीक है ना, जो अर्थात जो चंद्रबिंदु के साथ में रहते हैं वो वर्ड इस टाइप से रहेंगे। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। अर्थात ये उच्चारण स्थान को लेकर जो है वो स्वरों का भेद जो है वो स्वरों के जो भेद है उसके अकॉर्डिंग पर बात कर रहे हैं। देख ले आप इसे, फिर आगे चलते हैं एक बार। ठीक है मित्रों, फिर इस कक्षा को आगे ले जाते हुए हम अब है मुखाकृति के आधार पर, मुख्य कृति के आधार पर मुंह में खुलने के अनुसार इन स्वरों के 4 भाग किए जाते हैं। अब देखो अपन ने उच्चारण स्थान को लेकर बात की, अब अपन बात करते हैं मुखाकृति के आधार पर। किस पर? मुखाकृति, मुख की जो आकृति होती है उसके आधार पर, मुखाकृति के आधार पर।
मुखाकृति के आधार पर हम बात करें तो उसकी मुख्य कृति के आधार पर मुंह खुलने के अनुसार आपका मुंह किस टाइप से खुलता है। जब अपन किसी हम जब भी शब्दों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के समय जो मुख खुलता है, अपना मुंह खुलने की जो समय सीमा होती है, या कह सकते हैं कि जिस तरीके से मुंह खुलता है उस तरीके से शब्दों का उच्चारण होता है। तो कम खुलना, अधिक खुलना, कहां पर किस वर्ण को उच्चारण के समय कौन से वर्ण को उच्चारित के समय कम मुख खुलेगा, उसके आधार पर 4 भागों में यहां पर जो है अलग अलग तरीके से वर्ण जो है उच्चारित होता है, उसको ऊपर देखने का प्रयास करते हैं। देखिए तो इसके 4 पार्ट है, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत। ये हमेशा कंफ्यूजन पैदा करते हैं। जब भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा आपको एक बार अपने मुंह खुलने के आधार पर इसको जज करना होगा कि इस तरह से कौन सा जो है वो शब्द जो है वो उच्चारित होता है। तो देखिए 4 पार्ट है इसके, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत। एसआई के एग्जाम के दृष्टिकोण से अपन देखें तो वहां पर वर्ण विचार से रिलेटेड इस तरह के जो है प्रश्न वहां पर आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन का लेवल जो है उस टाइप का है। और हाईकोर्ट में भी कई प्रकार से मुखाकृति के आधार पर आपको जैसे सामान्य क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, क्योंकि आप पूरा ही पेपर जो है वो हिंदी से संबंधित रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपके समक्ष जो है इस टाइप के क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। देखें संवृत, सबसे पहले अपन बात करते हैं संवृत को लेकर। संवृत का अर्थ है कम खुला हुआ। कई बार इस तरह से भी कह सकते हैं कि इसका सिर्फ और सिर्फ इस शब्द का अर्थ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो संवृत का मतलब होता है कम खुला हुआ। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य कम खुले उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। जब जिन वर्णों का अपन उच्चारण करते हैं उस समय यदि आपके मुंह जो खुलेगा वो कम खुलेगा, तो ऐसे स्थिति में उसे क्या कहेंगे अपन, संवृत स्वर कहते हैं। इसके लिए वर्ड है ई। देखिए ई अपन बोल के भी सुन सकते हैं इसको, ई, ई, उ, उ। देखिए बिल्कुल जो है हम प्रैक्टिकली इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से मुंह जो है वो खुल रहा है, बंद हो रहा है, और उसके खुलने की सीमा कितनी है। बिल्कुल कम मुंह खुलने पर भी ये शब्द जो है वो उच्चारित अपन से हो सकते हैं। ये पूरे 4 है जिसको अपन संवृत कह सकते हैं। तो संवृत का शाब्दिक अर्थ क्या होगा कि मुंह का कम खुलना। ठीक है, फिर चलते हैं अर्धसंवृत व्रत। अर्धसंवृत व्रत में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवृत स्वर से थोड़ा अधिक खुला, मतलब कि जो संवृत में जितना आप वर्ण को उच्चारित करते हैं, जितना आपका मुंह खुल रहा है उससे थोड़ा सा अधिक, तो वो किसमें आ जाएगा, अर्धसंवृत व्रत में। ठीक है ना। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवृत स्वर से थोड़ा अधिक खुलता है अर्धसंवृत स्वर कहलाता है। जैसे ए, अब देखिए यहां पर अपन बोल देते ई, तो बिल्कुल ही आराम से बिल्कुल कम मुख खुलने पर ही इसकी ध्वनि जो है उच्चारित हो रही है। बट यहां पर अपन बात कर रहे हैं ए, तो ये थोड़ा सा मुख ज्यादा खुल रहा है, और ओ। ठीक है, तो ये ए और ओ जो है ध्यान रखें ये अर्धसंवृत व्रत है, अर्धसंवृत व्रत है। क्लियर है मित्रों। इस तरह से ये संवृत और अर्धसंवृत अर्थात मुखाकृति के आधार पर 2 भाग संवृत और अर्धसंवृत, एक में मुख कम खुलेगा और एक में संवृत से थोड़ा सा अधिक खुलेगा। ठीक है, जिसमें ई, बड़ी उ और उ अर्थात अर्धसंवृत में ए और उ ये वर्ण जो है शामिल रहेंगे संवृत और अर्धसंवृत व्रत में। ठीक है, फिर इसका तीसरा भाग है विवृत। विवृत, तो देखिए विवृत का अर्थ है अधिक खुला हुआ, मुख जो है वो इन दोनों से अधिक खुलेगा, विवृत। ठीक है, तो अधिक खुला हुआ जिन स्वरों के उच्चारण में मुख जो है अधिक खुला हुआ रहता है उसे विवृत स्वर कहते हैं। मुख अधिक खुला हुआ रहता है उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ, अब देखिए आ में आपको लगता है कि बिल्कुल पूरी तरह से जो है आपका मुंह ओपन हो रहा है, आ। ठीक है, तो ये विवृत स्वर का ये विवृत का जो एग्जांपल यहां पर रहेगा। फिर है अर्धविवृत। अर्धविवृत में देखें कि विवृत स्वर से थोड़ा कम और अर्धसंवृत से थोड़ा अधिक, थोड़ा कम और अर्धसंवृत से थोड़ा अधिक मुख खुलने पर जिन स्वरों का उच्चारण होता है
उन्हें अर्धविवर्त स्वर कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि विवर्त से थोड़ा कम, मतलब कि विवर्त में तो सबसे अधिक ओपन हो रहा है, लेकिन यहां पर अर्धविवर्त में क्या है, उससे विवर्त से थोड़ा कम खुलेगा और अर्धसंवर्त से थोड़ा अधिक, इससे अर्धसंवर्त से जो है वो थोड़ा सा अधिक होगा। तो इन दोनों के बीच का ये जो पार्ट होगा उसे कहेंगे अर्धविवर्त। और इसमें देखिए मुख खुलने पर जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें अर्धविवर्त कहते हैं, जैसे कि अ, आई, औ, अ, आई, औ। आप खुद जो है प्रैक्टिकली इस चीज को देख सकते हैं करके कि किस टाइप से जो है यहां पर संवृत, अर्धसंवृत या विवर्त या अर्धविवर्त स्वर को उच्चारित करके आप खुद प्रैक्टिकली यहां पर जांच कर सकते हैं कि वाकई में कैसे कम मुंह खुलने पर कौन से स्वर जो है उच्चारित हो रहे हैं, उससे अधिक थोड़ा कौन से हो रहा है। अत्यधिक जैसे आ है तो वो किस तरह से विवर्त स्वर के रूप में यहां पर निकलकर सामने आ रहा है वर्ण, और एक अर्धविवर्त जो उन दोनों से कम। ठीक है ना, इस दृष्टिकोण से ये चार मुखाकृति के आधार पर जो है आपके सामने ये भाग किए गए, इनको देख लें एक बार, फिर अपन आगे चलते हैं। तो मित्रों उम्मीद है कि ये मुखाकृति के आधार पर जो चार अपन ने भाग यहां पर देखे हैं, जिसमें संवृत, अर्धसंवृत, विवर्त और अर्धविवर्त में जो जो शब्द यहां पर, जो जो वर्ण यहां पर उच्चारित होते हैं, वो इन स्वरों को हमने देखने का प्रयास किया। अब चलते हैं इसके आगे वाले पार्ट में। अब देखिए जिह्वा की स्थिति, जो आपकी टंग है, जो आपकी जीभ है, आपकी जो जिह्वा है, उसकी स्थिति के आधार पर स्वरों के तीन भेद माने जाते हैं। अब यहां पर ये जो जो पूरा जो एक प्रैक्टिकली हम जब शब्दों का उच्चारण करते हैं तो वो जिह्वा की स्थिति क्या है, आपकी जो जिह्वा है, जो जीभ है, जो टंग है, वो किस तरीके से कौन कौन से जो है वर्ण वो उच्चारित करती है स्वरों के। ठीक है ना, वो अपन देखने का प्रयास करते हैं। इसके भी तीन भागों में ये डिवाइड है, जैसे कि अग्र स्वर, मध्य स्वर और पच स्वर। अग्र, मध्य और पच। अग्र में देखिए पहला पार्ट इसका, जिह्वा के अग्रभाग से उच्चारित होने के कारण इन्हें अग्र स्वर कहते हैं। अब जो जिह्वा का अगला भाग होगा, जैसे कि आपकी जो टंग है उसके जस्ट आगे वाला जो भाग है, वहां से जो वर्ण जो है, जो स्वर जो है उच्चारित होते हैं, उसे अपन क्या कहेंगे, अग्र स्वर, जिसमें ई, ए, आई, ये जो वर्ण है ये अग्र स्वर के रूप में माने जाएंगे। कौन से? अग्र स्वर। फिर है आपके सामने मध्य स्वर। अब मध्य स्वर में देखिए जिह्वा के मध्य भाग से उच्चारित होने के कारण इन्हें मध्य स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। मतलब कि मध्य भाग से जो उच्चारित होने वाले जो वर्ण होंगे, जो स्वर होंगे, उसे अपन क्या कहेंगे? मध्य स्वर, जो जिह्वा के मध्य भाग से जो उच्चारित होते हैं। तो इस स्थिति में उच्चारित ध्वनि कौन सी है? अ। बिल्कुल जो है ध्यान रखें कि ये एक ऐसा मध्य स्वर है जो बिल्कुल जिह्वा के मध्य भाग से जो उच्चारित हो पाता है, उसे अपन अ के रूप में देख सकते हैं। क्लियर? फिर चलते हैं पच स्वर। पच स्वर में देखें कि जिह्वा के पच भाग से, जिह्वा के पच भाग से उच्चारित होने के कारण इन्हीं पच स्वर, इन्हें पच स्वर कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आ। अभी देखो आप उच्चारित करके देख सकते हैं आ, बिल्कुल जो जिह्वा है, जो टंग है आपकी, उसके बिल्कुल जो है पच भाग, जो पीछे वाला भाग है, बिल्कुल अंदरूनी जो भाग है, वहां से ये उच्चारित हो रहे हैं। जैसे कि आ, उ, ओ, औ, ये जो है पच स्वर है आपके। कौन से हैं? पच स्वर। इनका विशेष अध्ययन आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, ये पच स्वर रहेंगे। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये तीन भाग है जिह्वा के आधार पर, अग्र, मध्य और पच स्वर, जिसमें ये अग्र स्वर के और ये पच, ये आपका मध्य स्वर हो जाएगा, और तीसरा आपका पच स्वर हो जाएगा। इस तरह से ये जिह्वा की स्थिति के आधार पर इन स्वरों के भेद अपन ने देखे। इसे देख ले मित्रों, हम यहां पर जिह्वा अर्थात स्वर जिस प्रकार से जिस तरह से इनके भाव हो सकते थे, उन सभी प्रकार से अपन देखने का प्रयास यहां पर
इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया। अब चलते हैं अपन व्यंजनों की ओर, एक बार आप इन्हें देख लें फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है मित्रों, उम्मीद है कि ये स्वरों के भेद आपको बिल्कुल समझ आए होंगे। अब हम अपन स्वरों को छोड़ व्यंजन की ओर जो है प्रस्थान करते हैं। देखिए व्यंजन, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली हवा फेफड़ों से निकलने वाली हवा मुख विवर या स्वर यंत्र, मुख विवर या स्वर यंत्र से टकराकर मुख विवर या स्वर यंत्र से टकराकर या कहीं ना कहीं अवरोध सहित बाहर निकलती है, अवरोध सहित बाहर निकलती है, अवरोध सहित बाहर निकलती है। वह वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए जब स्वर होंगे तो स्वर जो है वो सीधे ही बाहर निकलते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होता है। और स्वर यंत्र या मुख विवर से वो डायरेक्ट निकल जाता है, उसमें किसी प्रकार की कोई टकराहट, कोई भी अवरोध नहीं होता है, अर्थात वो जो है स्वर कहलाएंगे। व्यंजन में क्या होगा कि जब भी ये उच्चारित होगी ये ध्वनियां, तो ये कहीं ना कहीं मुख विवर या स्वर यंत्र में टकराकर या बाधित होकर या इसके साथ संघर्ष करते हुए बाहर निकलती है, इसे अपन व्यंजन कहेंगे। ठीक है, तो ठीक है मित्रों, देखने से फिर अपन चलते हैं कि व्यंजन जो है उनका उच्चारण किस तरीके से होता है, उसको अपन देखेंगे कि उच्चारण के स्थान के आधार पर भी इसको अपन एक बार देखने का प्रयास करेंगे। अब जो व्यंजन है उच्चारण के स्थान पर देखने का प्रयास करेंगे। उच्चारण के स्थान पर तो देखिए सबसे पहले कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, नासिक, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ।
इस तरीके से ये सारे भाग है जो उच्चारण के स्थान है, उन उच्चारणों के स्थानों को देखने का प्रयास करेंगे। यहां पर देखिए कंठ, तालु, मुद्रा, दंत, ओष्ठ, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ्य और दंतोष्ठ्य। ठीक है, अब देखिए कंठ से जो उच्चारण होगा वो पूरे क वर्ग का होगा। ध्यान रखें, प्रत्येक वर्ग में 5 जो है वो वर्ण रहते हैं, और यहां पर क वर्ग जो होगा वो पूरा कंठ से रहेगा। फिर क छ वर्ग भी पूरा जो है तालु से रहेगा। ट वर्ग जो है वो पूरा मूर्धा से रहेगा, क छ ट, और त वर्ग जो है वह भी पूरा दंत से रहेगा, और जो प वर्ग है वो पूरा ओष्ठ से रहेगा। ठीक है, और फिर जितने भी पंचमा अक्षर है वो सारे नासिक मतलब कि नाक के द्वारा जो है वो उच्चारित होते हैं। जैसे इसमें सबसे अंग, अन, न, न और म, ये सारे जो है नासिक से रहेंगे। ठीक है, फिर इनको हम छोड़ देते हैं एक बार, फिर आगे चलते हैं। यहां पर अपन देखें तो क वर्ग, छ वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, फिर देखिए यहां पर जो विसर्ग होगा वो हमेशा जो है कंठ से उच्चारित होगा। फिर य, र, ल और व जो है वो दंतोष से होगा। ध्यान रखें, व जो है वो दंतोष से होगा। और फिर एक यहां पर ह जो होगा वो भी कंठ से होगा, और श, स और स, ये जो है इस टाइप से यहां पर अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व दंतोष से हो जाएगा, और श, श, श ये क्रमशः तालु, मूर्धा और दंत से होंगे, और ह जो है वो कंठ से हो जाएगा। फिर यहां पर जो है हम बात करेंगे स्वरों की, तो स्वरों का जो उच्चारण ये रहेगा कि कंठ से अ और आ, फिर ई और री। ओके, उसके बाद में उ और बड़ा उ, ओष्ठ से। ठीक है, ये ओष्ठ से ये रह जाएंगे, और कंठोष्ठ। फिर कंठ तालव्य जो है ए, आई, और कंठोष्ठ से ओ और औ। इस तरीके से ये पूरा उच्चारण के स्थान पर एक वर्गीकरण है, इसमें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। ठीक है, ये इसमें अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे, यहां पर ये लगा हुआ, और ये उष्ण व्यंजन आ जाएंगे, विसर्ग रहेगा, और ये इस तरीके से पूरे स्वरों का भी उच्चारण रह जाएगा। ओके, एक बात देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। ओके मित्रों, आशा है आपको ये व्यंजन के उच्चारण स्थान पर जो है आपने सभी वर्णों को यहां पर देखा होगा अच्छे से। अब हम चलते हैं अगले कक्षा में, अगले में, जिसमें आपके प्रयत्न के आधार पर जो भेद है व्यंजन के उसको देखने का प्रयास करेंगे। प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद देखेंगे, जिसमें सबसे पहले स्वर तंत्र के कंपन, स्वर तंत्र के कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर, इसमें पहला जो पार्ट होगा वो रहेगा आपके घोष
या इसे सघोष भी कह सकते हैं। इनमें जो भी उच्चित ध्वनियां होगी वो स्वर तंत्र में कंपन पैदा करेगी। क्या करेगी? कंपन पैदा करेगी। तो उच्चारण करने पर उच्चारण करने पर स्वर यंत्र में कंपन। तो ये जो वर्ड रहेंगे, ये जो आपके जो वर्ण रहेंगे, उसमें वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण रहेगा। उसके साथ में सभी स्वर रहेंगे प्लस अंतस्थ व्यंजन और ह। अंतस्थ व्यंजन में आपके य, र, ल और व और ह। इस तरीके से ये पूरे घोष या सघोष जो है वो वर्ण रहेंगे स्वर तंत्र के कंपन के आधार पर। फिर है आपके घोष और अघोष। उच्चारण करने पर कंपन नहीं होता है, कंपन नहीं। तब ये अघोष होते हैं जिसमें वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ण रहेगा। साथ ही ऊष्म व्यंजन में श, स और स। इस तरह से देख सकते हैं कि प्रयत्न के आधार पर ये जो भेद है उसमें स्वतंत्र के कंपन के आधार पर घोष, जिसे सघोष भी कह सकते हैं, जिसमें उच्चारण करने पर स्वतंत्र कंपन होगा। ठीक है ना, करने पर स्वतंत्र कंपन होगा। उसमें वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण रहेगा और सभी स्वर अंतस्थ व्यंजन और य, लव और ह। ठीक है। फिर अघोष में उच्चारण करने पर कंपन नहीं और वर्ग का पहला दूसरा वर्ण रहेगा। ऊष्म व्यंजन स, श, श और ह जो है वो घोष के साथ में शामिल हो जाता है। एक बार देख लें, फिर अपन आगे चलते हैं। आशा है मित्रों बिल्कुल आपको ये यहाँ पर प्रयत्न के आधार पर जो स्वर तंत्र के कंपन के आधार पर भेद है वो आपको यहाँ पर बिल्कुल ही तरीके से जो है आप तक यह सूचना पहुंच गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। प्रयत्न के आधार पर ही श्वास वायु के आधार पर जिसमें पहला पार्ट होगा अल्प प्राण। अल्प प्राण में क्या रहता है कि कम जो है वो श्वास यहां पर रहेगा। कम श्वास होने पर अल्प प्राण रहते हैं, होने पर जिसमें वर्ग का पहला,
तीसरा और पांचवा वर्ण रहेगा। फिर इसके साथ में सभी स्वर, और साथ ही अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व। तत्पश्चात बात करते हैं, ये इसका पहला श्वास वायु के आधार पर अल्प प्राण, पहला पार्ट यहां पर क्लियर होता है। दूसरा भाग जो है इसका वो है महाप्राण। महाप्राण में वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, और साथ ही ऊष्म व्यंजन। श, स, और ह। इस तरीके से ये श्वास वायु के आधार पर जो है अल्प प्राण और महाप्राण रहते हैं, जो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है अल्प प्राण का भाग रहेगा। इसके साथ में सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन, साथ में महाप्राण में वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, और साथ में ऊष्म व्यंजन। ये श्वास वायु के आधार पर आपके रहेंगे। देख लेंगे एक बार, फिर आगे चलते हैं। आशा है मित्रों कि यहां पर आपको प्रयत्न के आधार पर जो दो भेद है, उनमें मैंने आपको अल्प प्राण, महाप्राण और घोष और सघोष के बारे में यहां पर भिन्न उदाहरणों के माध्यम से या इसके जितने भी पार्ट्स है उसके बारे में बताने का प्रयास किया। अब अपन चलते हैं आगे। कुछ और भी व्यंजन है, जैसे कि वत्सर्य व्यंजन, न, र, ल, स और ज, ये रहेंगे आपके। इसके बाद पार्श्विक व्यंजन, जो ल के रूप में रहता है, और एक रहता है प्रकंपित व्यंजन, जो र के रूप में इसे अपन कह सकते हैं। एक चीज ध्यान रखें, ये वत्सर्य व्यंजन है न, ल, स, ज। पार्श्विक जो व्यंजन है वो ल और प्रकंपित व्यंजन र। इसके अलावा ध्यान रहे कि जो अंतस्थ व्यंजन है, उसमें य, र, ल और व। ये य जो है अ और ई से मिलकर बना है, और व जो है अ और उ से मिलकर बनता है। ये चीज ध्यान रखें आप लोग। इस तरीके से ये कुछ और भी व्यंजन है जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी रह सकते हैं। इन्हें देख लें आप अच्छे तरीके से। तो इसी के साथ मित्रों आज हमने वर्ण विचार को जो है यहां पर संपूर्ण करने का प्रयास किया। बहुत ही कम शब्दों में मैंने इसको प्रयास किया है कि ये कम शब्दों में आपको जितने भी आपके लिए परीक्षाओं की क्वेश्चन हो सकते हैं वो यहां से निकल कर आ सकते हैं, और यही जो यहां तक का जो भाग है ये आपके लिए बहुत ही
जो है सुनिश्चित करेगा आपके एग्जाम के प्रश्नों को लेकर। अब देखिए बात यह है कि मैंने स्वर और व्यंजन इन दोनों में ही जितने ही प्रकार से जो जो क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं पूर्व की परीक्षाओं में और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने लायक हो सकते हैं, उनको लेकर मैंने यहाँ पर कंसेप्ट जो है आपको क्लियर किया है। वैसे तो भाषा विज्ञान इसका कोई पार ही नहीं है, लेकिन जो जो परीक्षा उपयोगी रह सकते हैं उन सारी बातों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने करने का प्रयास किया। उम्मीद है मित्रों कि आप ऐसे ही साथ बने रहेंगे। और आज तक, इसके बाद अपन कल जो है एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, और आज के लिए इतना ही। और नवीन आशा और उम्मीदों के साथ मिलते हैं अगली कक्षा में। जब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।